स्कॉटिश हाईलैंड्स में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जिमी की माँ उसे हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन तभी उनके घर पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। अफरातफरी में जिमी की माँ भी उनका शिकार बन जाती है। किसी तरह जिमी वहाँ से भागकर अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके पिता पहले ही भगवान के सामने हार मान चुके थे। उन्हें यकीन हो गया था कि जो हो रहा है वही ईश्वर की मर्जी है। वो जेमी को अपना क्रॉस उतार कर देते हैं और कहते हैं, इसे हमेशा अपने साथ रखना। तभी चर्च के अंदर ज़ॉम्बीज घुस आते हैं। जिमी छिप जाता है, जबकि उसके पिता खुद को उन राक्षसों के हवाले कर देते हैं। वायरस की भयावहता देख यूरोप ने यूके को दुनिया से अलग कर दिया है। अब यहाँ कोई देश नहीं, बस खंडहर बचे हैं। वहाँ के बचे हुए लोगों को अपना बचाव खुद करने के लिए छोड़ दिया गया है। 28 साल बाद लिंडसफर्न नाम के एक छोटे से अलग थलग द्वीप पर कुछ बचे हुए लोग एक सुरक्षित समुदाय बनाकर रह रहे हैं। यहाँ 12 साल का लड़का स्पाइक अपने पिता जेमी और अपनी बीमार माँ इसला के साथ रहता है। आज स्पाइक के जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जेमी पहली बार उसे द्वीप से बाहर मेनलैंड ले जाने वाला है। ये जान इसला उस पर भड़क उठती है। उसे लगता है कि स्पाइक अभी इसके लिए बहुत छोटा है, जबकि जेमी जानता था कि इस खौफनाक दुनिया में सरवाइव करने की कला सीखना अति। स्पाइक के नानाजी उसके लिए एक धनुष बनाए है, जिसे लेकर वो निकल पड़ता है। पूरे समुदाय के लोग स्पाइक के लिए खुश हैं और उसके वापस लौटने पर जश्न रखा गया है। समुदाय की लीडर जेनी उसे यहाँ के नियम याद दिलाती है। उनके मेनलैंड पर कदम रखते ही समुदाय के लोग उन्हें बचाने नहीं आएंगे। पास्ट में वे बहुत लोगों को खो चुके थे, इसलिए ये नियम बनाया गया था। द्वार के टावर का पहरेदार एंट ने मंजूरी दी कि बीच पर कोई हलचल नहीं है, जिसके बाद मेन द्वार खोल दिया जाता है। इस टापू से मेनलैंड जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, जिसे बहाव कम होने पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेज वायरस के खिलाफ लड़ाई बरसों से जारी है, लेकिन हालात अब भी वैसे ही हैं। जंगल के बीच अचानक एक रेंगने वाला ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये दौड़ नहीं सकते, मगर उतने ही खतरनाक होते हैं। स्पाइक डरा हुआ था। उसके डैड ने फुसफुसाकर कहा, सांसों पर काबू रखो और सीधा गर्दन पर निशाना लगाओ। स्पाइक ने वॉर किया और अपने जीवन का पहला शिकार कर लिया, लेकिन तभी आसपास और भी ज़ॉम्बीज निकल आए। जेमी ने तुरंत मोर्चा संभाला, उन्हें ढेर किया और दोनों वहां से भाग निकले। जंगल के किनारे उन्हें एक पुराना घर मिला। वे अंदर घुसे। उम्मीद थी कि कुछ काम की चीज मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी फ्रिस्बी पड़ी थी। तभी एक डरावनी चीख ने दोनों को झड़ कर दिया। घर के अंदर एक आदमी को उल्टा लटका कर बांधा गया था। उसके सीने पर बर्बर तरीके से लिखा था, जिमी। किसी ने उसे सजा दी थी और संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया था। ये साफ इशारा था कि मेनलैंड पर सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं, इंसान भी दरिंदे बन चुके हैं। जेमी जानता था कि अगर स्पाइक को इस क्रूर दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे अपनी मासूमियत को दफन करना होगा। उस दिन स्पाइक ने सिर्फ एक ज़ॉम्बी को नहीं मारा, बल्कि अपने अंदर के डर को भी मार दिया। उसका दिल अब उस दुनिया के लिए तैयार हो रहा था जहां दया का मतलब मौत है। वापस लौटते वक्त उन्हें रास्ते में एक आदमी की अंतड़ियां दिखी और एक हिरण का सिर, जिसे किसी ने पेड़ के तने पर टांग रखा था। ये नजारा देखते ही जेमी का चेहरा बदल गया। उसने बिना वक्त गंवाए स्पाइक को साथ लिया और वहां से तुरंत निकल पड़ा, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ अल्फा संक्रमित करते हैं। वो शिकार का सिर गर्दन समेत उखाड़ देते हैं। दरअसल रेज वायरस उनके शरीर में स्टेरॉयड जैसा असर करता है, जिससे उनकी ताकत, आक्रामकता और सहन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए उनके सामने पड़ना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। काफी समय से इस इलाके में उनका कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन अचानक पूरा झुंड उनके सामने आ खड़ा हुआ। इंसान की गंध मिलते ही वो बेकाबू होकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। जेमी ने तुरंत स्पाइक को साथ लिया और जंगल की ओर भाग निकला, मगर अल्फा की रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा थी। मजबूर होकर उन्हें रुककर तीर चलाने पड़े। डर के कारण स्पाइक का निशाना सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए जेमी ने अकेले ही मोर्चा संभाला। लड़ते लड़ते वो उसी पुराने घर तक पहुंचे और अंदर घुसकर छिप गए। किसी तरह दुछत्ती तक चढ़े और तब जाकर उनकी जान बच सकी। दूसरी तरफ स्पाइक के समुदाय के लोग उसके घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्पाइक इस वक्त अल्फा वायरस से संक्रमित ज़ॉम्बीज के बीच फंसा हुआ है। ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि काफी समझदार भी होते हैं। उनमें से एक काफी देर से अपने शिकार के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मुश्किल ये थी कि अब जेमी और स्पाइक के तीर खत्म हो चुके थे, इसलिए मजबूरन उन्हें वहीं पर रात गुजारनी पड़ी। वहीं से एक जगह दिखा जहां आग जल रही थी। स्पाइक ने उसके बारे में पूछा, लेकिन जेमी कभी उस ओर नहीं गया, इसलिए उसे जानकारी नहीं थी। जब दोनों नींद में थे, तभी वहां से हिरणों का एक झुंड गुजरा। उनकी तेज रफ्तार और जमीन पर पड़ते कदमों के कंपन से वो पुराना घर हिलने लगा। जेमी और स्पाइक किसी तरह घर के मलबे में दबने से पहले ही बाहर निकल आए, लेकिन इतनी जोरदार आवाज से अल्फा के आकर्षित होने का खतरा बढ़ चुका था। वे तुरंत भागकर एक ऊंची जगह पर पहुंचे और वहां से रास्ते का मुआयना किया। रास्ता कुछ हिस्सों में पानी से ढका हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस पर चला जा सकता था और फिलहाल बीच पर कोई ज़ॉम्बी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे आसानी से आधा रास्ता पार कर गए और खतरे से लगभग बेफिक्र हो चुके थे। लेकिन तभी
तभी एक अल्फा ने उन्हें देख लिया और तीर जैसी रफ्तार से उनका पीछा करने लगा। देखते ही देखते वो उनके बेहद करीब पहुंच गया। भागते भागते स्पाइक गिर पड़ा और उसे लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन जेमी ने उसका हौसला बनाए रखा, उसे उठाया और दोनों मदद के लिए चिल्लाते हुए मेन गेट की तरफ दौड़ पड़े। पहरेदारों ने ऊपर से अल्फा पर निशाना साधा और तीरों की बौछार कर दी। किसी तरह उसे रोक दिया गया और इस तरह स्पाइक और जेमी की जान बच गई। लेकिन समुदाय की लीडर जेनी ने उन्हें तुरंत अंदर आने की इजाजत नहीं दी। पहले यह पक्का किया गया कि वे संक्रमित तो नहीं है। तभी गेट खोला गया। स्पाइक के घर लौटने पर पूरे समुदाय में जश्न मनाया गया। उसके पिता ने सबके सामने उसकी बहादुरी की कहानी सुनाई। लोग खुश हुए, नाचे गाए। इसी दौरान जेनी के करीब एक औरत आई। दोनों भीड़ से अलग होकर एक शांत जगह पर चले गए। स्पाइक ने उनका पीछा किया और उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। घर पहुंचकर उसने नाना को अपनी पूरी जर्नी बताई और दक्षिण दिशा में जलती उस आग का भी जिक्र किया। नाना को शक हुआ कि शायद वो आग बूढ़े केल्सन ने लगाई हो। उम्मीद कम थी, लेकिन संभव था कि वो अब भी जिंदा हो। करीब 30 साल पहले स्पाइक के नाना नेल्सन के साथ काम करते थे। वो पहले डॉक्टर था और इंग्लैंड की एक नदी किनारे कैंप लगाकर लोगों का इलाज करता था। तभी स्पाइक को अपने पिता की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अब कोई डॉक्टर जिंदा नहीं बचा, इसीलिए उसकी माँ की बीमारी का पता नहीं चल सकता। अब स्पाइक को लगने लगा कि शायद उसके पिता सच नहीं बता रहे। नाना ने समझाया कि डॉक्टर नेल्सन थोड़ा अजीब स्वभाव का है, इसलिए जेमी शायद उसे डराना नहीं चाहता। सुबह उठते ही स्पाइक की माँ माइग्रेन के तेज दर्द से तड़प उठी। लगभग हर दिन यही होता था। कभी वो खुद को भूल जाती थी तो कभी स्पाइक को ही अपना डैड समझने लगती थी। जब चीजें बर्दाश्त के बाहर होने लगी तो स्पाइक से रहा नहीं गया। उसने अपने डैड से डॉक्टर नेल्सन के बारे में पूछा, शायद वही उसकी माँ का इलाज कर सके। जेमी माना कि नेल्सन कभी डॉक्टर था, लेकिन अब वो पागल हो चुका है। स्पाइक के जन्म से पहले समुदाय के लोग खाने की तलाश में दूर दूर तक जाया करते थे। एक दिन उन्हें कहीं से तेज सड़ांध की बदबू आई। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो सामने का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सैकड़ों लाशें कतार में बिछी हुई थीं और उन्हीं के बीच नेल्सन आग जलाकर कुछ अजीब सा कर रहा था। वो क्या था ये कोई समझ नहीं पाया। नेल्सन ने उन्हें इशारे से बुलाया भी, लेकिन उस दिन के बाद लिंडिसफर्न के लोग उस दिशा में कभी नहीं गए। स्पाइक के मन में शक घर कर गया। उसे लगा कि शायद उसके डैड उसकी माँ को बचाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो रोजी के करीब आ चुके हैं। शायद वो चाहते हैं कि माँ मर जाए ताकि रोजी इस घर में आ सके। ये सुनते ही जेमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसी पल स्पाइक को जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी इसला दर्द से कराह उठी। स्पाइक तुरंत अपनी माँ के पास गया, उसे थाम लिया और दिलासा देने लगा कि वो ठीक हो जाएंगी। फिर उसने जेमी को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। हाथ में चाकू पकड़कर साफ चेतावनी दी, माँ से दूर रहो। जेमी कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। उसी दिन स्पाइक ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने फूड भंडार घर में आग लगा दी ताकि पूरे समुदाय का ध्यान वहीं चला जाए। अफरा तफरी मच गई। उसने खुद पहरे पर खड़े रहने की बात कही और एंट को आग बुझाने भेज दिया। मौका मिलते ही वो अपनी माँ इसला को लेकर वहाँ से चुपचाप निकल गया। उस वक्त इसला की हालत ठीक नहीं थी। वो स्पाइक को सैम समझ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके डैड सैम उसे बीच पर टहलाने ले जा रहे हैं और वो बिना कुछ समझे उसके साथ चलती रही। जब उसे होश आया तो वो मेनलैंड पहुंच चुके थे। वहाँ ना जेमी था और ना ही उसके डैड सैम। वो डर के मारे वापस लौटने की बात करने लगी, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था क्योंकि ज्वार के कारण रास्ता पानी में डूब चुका होगा। स्पाइक ने माँ को डॉक्टर नेल्सन के बारे में बताया, जो शायद उसका इलाज कर सके। आखिरकार इसला वहाँ जाने के लिए मान गई, लेकिन सफर बहुत लंबा और थकाऊ था, इसलिए उन्होंने एक इमारत में रुककर रात गुजारने का फैसला किया। रात में जब वे सो रहे थे तो एक रेंगने वाला जॉम्बी उनके पास पहुंच गया। तभी किसी ने उसे मार डाला। सुबह जब उनकी नींद खुली तो वही मरा हुआ जॉम्बी उनके सामने पड़ा था। दरअसल उसे इसला ने ही मारा था, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से ये बात भूल चुकी थी। वे तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ शहर के अंदर सैनिकों और जॉम्बीज के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी थी। हालात इतने खराब थे कि सैनिकों को अल्फा वायरस वाले जॉम्बीज से बचकर भागना पड़ रहा था। कुछ सैनिक जान बचाने के लिए एक टनल में घुस गए, लेकिन वहाँ भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरकार पूरी बटालियन में से सिर्फ एक ही सिपाही अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो सका। इधर स्पाइक और इसला के पीछे भी जॉम्बी पड़ चुके थे। किसी तरह जान बचाकर वो एक रेस्टोरेंट में शरण लिए, जिसके अंदर गैस फैला हुआ था। अंदर बाहर दोनों तरफ मौत थी। तभी वो सोल्जर जो अपने बटालियन से अकेला बचा था, उसने दोनों की जान बचा ली। उसका नाम था एरिक और वो स्वीडन से था। स्पाइक और इसला की उससे जान पहचान हो गई। एरिक को बड़ा अजीब लगा जब उसने इसला को स्पाइक को डैड कहते सुना। तब स्पाइक ने माँ की बीमारी के बारे में बताया, जिसके बाद तीनों डॉक्टर केल्सन के ठिकाने की ओर निकल पड़े। रास्ते में आराम करते वक्त एरिक ने अपनी मंगेतर की फोटो स्पाइक को दिखाई। उसके मुताबिक
मुताबिक वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन स्पाइक को समझ नहीं आया कि उसका मुंह इतना फूला हुआ क्यों है। तभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और मजबूरी में एरिक को उसे फेंकना पड़ा। आराम करने के बाद वे फिर से सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी। आवाज एक खंडहर हो चुकी ट्रेन के अंदर से आ रही थी। इसला उस तरफ खींचती चली गई और उसके पीछे पीछे स्पाइक भी। अंदर एक बोगी में उन्होंने देखा एक प्रेग्नेंट जॉम्बी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। इसला ने हिम्मत जुटाई और उसकी डिलीवरी करवाई। हैरानी की बात यह थी कि बच्चा बिल्कुल संक्रमित नहीं था, लेकिन तभी वो जॉम्बी उन पर झपट पड़ी। एरिक ने तुरंत गोली चलाकर उसे मार गिराया। गोलियों की आवाज दूर तक गूंजी और उसी के साथ एक ताकतवर अल्फा वहां आ धमका। उसने पलक झपकते ही एरिक का सिर गर्दन समेत उखाड़ दिया। स्पाइक और इसला बच्चे को लेकर जान बचाकर भागे। अल्फा आखिरी दम तक उनका पीछा करता रहा। ठीक उसी वक्त डॉक्टर केल्सन ने दूर से मोर्फिन का इंजेक्शन साधा और अल्फा को बेहोश कर दिया। केल्सन ने वायरस से बचाव के लिए अपने पूरे शरीर पर आयोडीन का लेप कर रखा था। देखने में वो अजीब जरूर लगता था, लेकिन बातचीत में काफी शांत और मिलनसार था। वो एरिक का कटा हुआ सिर अपने ठिकाने पर ले गया। वहां उसने उसे उबालकर साफ किया, खोपड़ी अलग की और फिर एरिक को श्रद्धांजलि देने के लिए वो खोपड़ी स्पाइक को सौंप दी। उसने सैकड़ों इंसानी खोपड़ियों से एक तरह का टेम्पल बना रखा था। उसके लिए ये कोई पागलपन नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों को सम्मान देने का अपना तरीका था। इसी दौरान केल्सन को उस नवजात बच्ची के बारे में पता चला। वो बच्ची किसी चमत्कार से कम नहीं थी। शायद उसकी माँ के गर्भ में ही ऐसी कोई खास प्रतिरोधक क्षमता रही होगी जिस पर वायरस भी असर नहीं कर पाया। केल्सन को लगा कि वे लोग उस नवजात बच्ची के लिए ही उससे मिलने आए हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। स्पाइक ने अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और उसके सारे लक्षण भी, लगातार भूलने की समस्या, नाक से खून आना और सीने में गांठ पड़ना, ये सभी कैंसर के संकेत थे जिसका इलाज अब संभव नहीं था। स्पाइक माँ को गले लगाकर रो पड़ा। डॉक्टर से उन्हें ठीक करने की गुहार लगाई, लेकिन केल्सन के पास इसला को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी तकलीफ आगे और बढ़ने वाली थी और जल्दी ही उसका अंत तय था। आखिरकार इसला ने घुट घुट कर मरने से बेहतर तुरंत मौत को चुना और डॉक्टर को खुद को खत्म करने की अनुमति दे दी। अंत में स्पाइक ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी और उनकी खोपड़ी उस टेम्पल के सबसे ऊपर रखा। अगले दिन वो अल्फा केल्सन के ठिकाने तक पहुंच गया। खतरा भांपते ही केल्सन स्पाइक और नवजात बच्ची को लेकर बेसमेंट में छिप गया, लेकिन अल्फा ने उन्हें ढूंढ निकाला। इससे पहले कि वो केल्सन पर हमला करता, स्पाइक ने मोर्फिन का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। अब ये जगह उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं रही थी। आखिरकार स्पाइक बच्ची को लेकर घर लौटा, लेकिन सिर्फ उसे सुरक्षित छोड़ने और साथ में एक खत देने के लिए। जैसे ही उसके पिता को बच्ची और वो लेटर मिला, वे तुरंत मेन गेट की ओर दौड़े, मगर तब तक स्पाइक जा चुका था। खत में उसने साफ लिखा था कि वो दूर तक जाना चाहता है और जब मन करेगा वापस लौट आएगा। अब उसे घर छोड़े 28 दिन हो चुके थे। वो नदी किनारे मछली पकाकर खा ही रहा था कि अचानक जॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। भागते हुए स्पाइक तीर चलाकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक जगह रास्ता बंद होने से फंस गया। तभी अचानक कुछ युवकों का एक झुंड आ पहुंचा और सही वक्त पर उसे बचा लिया। उस झुंड का लीडर था जिमी, वही जिमी जिसे उसके पिता ने सालों पहले मौत के मुंह में छोड़ दिया था। उसके बाद जिमी जिंदा रहने के लिए बहुत क्रूर बन गया। उसी ने जंगल वाले घर में एक आदमी को उल्टा लटकाकर संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया था। स्पाइक ने उनसे दोस्ती कर ली क्योंकि वे खुद को रक्षक कहते थे, लेकिन ये फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। रक्षकों के ग्रुप में शामिल होने के लिए उसे अंधेरे के देवता के सामने खुद को साबित करना था। इसी सिलसिले में उसका मुकाबला जिमी से कराया गया, लेकिन स्पाइक उसके सामने टिक नहीं पाया। जिमी और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी मौका देखकर स्पाइक ने पलटवार कर दिया। उसका चाकू बिल्कुल सही जगह लगा। जिमी की जांघ की नस कट गई और वो तड़पते तड़पते वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद उसकी जगह स्पाइक को दे दी गई और उसका नाम भी बदलकर जिमी रख दिया गया। दरअसल उस ग्रुप के हर सदस्य का नाम ही सर जिमी ने जिमी रख दिया था। इधर अल्फा ने एक बार फिर केल्सन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। केल्सन ने उसके शरीर में धन से तीर निकाले, घाव पर दवा लगाई और उसका नाम रख दिया सैमसंग। केल्सन समाज सेवी था। वो इंसान हो या संक्रमित, हर किसी की मदद करना चाहता था। अब सैमसंग प्रत्येक दिन केल्सन के पास आने लगा। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए समझ पाना मुश्किल था कि वो दर्द से राहत चाहता है या बस मोर्फिन के लिए आता है। सच जानने के लिए केल्सन ने खुद पर एक प्रयोग किया। उसने खुद मोर्फिन ली और गहरी नींद में चला गया। घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो वो जिंदा था। सैमसंग उसे नुकसान पहुंचाए बिना वापस लौट गया था। केल्सन को यकीन हो गया सैमसंग उसके पास शिकार करने नहीं बल्कि सुकून ढूंढने आता था। दूसरी तरफ कुछ लोग खाने की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तभी उन पर जॉम्बीज ने हमला कर दिया। 2 लोग किसी तरह भाग निकले, लेकिन उनका एक साथी जॉम्बीज का शिकार बन गया। उनका घर जंगल के किनारे ही था। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि बिना बुलाए मेहमान पहले से मौजूद हैं। दरअसल वो जिमी का गिरोह था। वे बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुके थे और बार बार कहने के बावजूद जाने को तैयार नहीं थे। तभी गुस्से में घर के बड़े लड़के ने उन पर उबलता पानी फेंक दिया। अफरातफरी मच गई। जिमीज ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया, जबकि
उसकी एक लड़की एस्टर भाग निकली, रस्सी से बांध दिया, लटका दिया और बेरहमी से उसकी चमड़ी उधेड़ दी। परिवार वाले रहम की भीख मांगते रहे। तब सर जिमी ने उन्हें एक मौका दिया, अगर मुकाबले में जीत गए तो सबको छोड़ देगा। परिवार के छोटे लड़के ने जिमी से मुकाबला किया। इसी दौरान एस्टर दूर से अपने परिवार की बेबसी देख रही थी। उसने मौका देखकर एक हुक फेंका जो जिमी के सिर पर लगा और वो भाग निकली। स्पाइक उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन एस्टर ज्यादा दूर नहीं जा सकी। वो स्पाइक के निशाने पर थी। तब स्पाइक ने उससे विनती की कि उसे भी साथ ले चले, मगर एस्टर ने उस पर वार किया और खुद भाग निकली। अगले दिन जिमी ने दूर एक अजीब सा नजारा देखा। एक आदमी आराम से एक संक्रमित के साथ बात कर रहा था। वो घबराकर वापस लौटी, लेकिन यहाँ तो स्पाइक को सजा देने पर विचार चल रहा था। सर जिमी ने हवा में अपने पिता से बात की और स्पाइक को मारने का फैसला सुना दिया, ये बताकर कि अंधेरे के देवता यही चाहते हैं क्योंकि स्पाइक ने उस लड़की को जाने दिया। इससे पहले कि वो स्पाइक को मारते, जिमी बीच में आ गई और बताया कि उसने सर जिमी के पिता को देखा है। वहीं स्पाइक का फैसला करेंगे जिनके कहने पर वे इंसानों को मुक्ति दिलाते हैं। उनकी त्वचा लाल थी और उसका महल हड्डियों से बना हुआ था। इतना ही नहीं, वो एक अल्फा से भी बात करते दिखे। ऐसा कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। सर जिमी उसकी बात को पूरी तरह झुठला नहीं सका, इसलिए वे सब मिलकर उस कथित हड्डियों के महल की ओर निकल पड़े। उधर केल्सन की घाटी में अब मोरफीन खत्म हो चुकी थी। उसने तय किया कि अब सैमसंग को हमेशा के लिए शांत करना होगा, लेकिन उससे पहले उसने उसकी मर्जी जाननी चाहिए। बस एक इशारा ही काफी था। जहर की सुई लगाने ही वाला था कि सैमसंग ने धीमी आवाज में कहा, चांद। केल्सन ठिठक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यही तो उसके प्रयोग की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वो काफी समय से घाटी की जड़ी बूटियों से दवा तैयार कर रहा था और अब लग रहा था कि उसका प्रयास रंग ला रहा है। केल्सन समझ चुका था कि वायरस से संक्रमित लोगों को इंसान राक्षस जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए वे उन पर हमला करते हैं। इस मानसिक विकृति की एक दवा उसने तैयार कर ली थी। उसने वो दवाएं सैमसंग को दे दी, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि उसका असर क्या होगा। अगली सुबह एक नई मुसीबत सामने आ गई। सर जिमी उसके सामने खड़ा था। उसने केल्सन को मारने की धमकी दी और साफ कहा, अगर बचना है तो उसे अंधेरे के देवता और उसके पिता का नाटक करना होगा। साथ ही गिरोह के सामने वही बातें दोहरानी होंगी जो उसके पिता मरने से पहले कह गए थे। जिमी के पिता का मानना था कि वायरस ईश्वर की मर्जी से फैला है, यानी इंसानों को सजा देने के लिए। उसी सोच पर चलते हुए जिमी खुद को मुक्ति देने वाला समझता था और अपने गिरोह से भी यही कहता था कि मालिक की यही इच्छा है। हालांकि केल्सन ने उसकी ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। उसने समझाया कि ये सब साइंस वायरस का असर है, कोई दैवी सजा नहीं। लेकिन जिमी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। केल्सन अनुभवी था। उसने हालात समझते हुए बिना बहस किए हामी भर दी। सर जिमी वापस अपने गिरोह के पास गया और ऐलान कर दिया कि उसके पिता शाम को उनसे मिलने वाले हैं। इसके बाद केल्सन ने ऐसा असर डाला कि जिमीज उसके मुरीद हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि वही उनके मालिक हैं और इंसानों को मुक्ति दिलाना ही उनका परम धर्म है। वे मान बैठे कि अब तक जो कुछ वे करते आए हैं वही सही था। इसी दौरान केल्सन की नजर स्पाइक के मास्क पर पड़ी और उसने उसे पहचान लिया। तभी उसने अपने फरमान में एक और बात जोड़ दी। जैसे ईश्वर ने अपने बेटे को सूली पर चढ़ाया था, वैसे ही उनके बेटे सर जिमी को भी सूली पर चढ़ना होगा। यही उसकी अंतिम इच्छा है। जिमी तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने सर जिमी पर दबाव डालना शुरू किया। दबाव में आकर सर जिमी ने सच उगल दिया कि अब तक वे जो करते आए हैं सब झूठ था। यहाँ तक कि ये आदमी उसका पिता भी नहीं बल्कि एक ढोंगी है। अगले ही पल उसने केल्सन के पेट में चाकू घोंप दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। जिमीज ने सर जिमी को सच में सूली पर चढ़ा दिया। केल्सन की वहीं मौत हो गई। दूसरी तरफ सैमसंग के भीतर पुरानी यादें जागने लगीं। उसे याद आया कि संक्रमित होने से पहले वो एक ट्रेन में था और अचानक उसके आसपास के लोग उसे राक्षस जैसे दिखाई देने लगे थे। उधर एक सर्वाइवरों का छोटा सा गिरोह अल्फा के हमले में फंस गया था। उसी इलाके में रहने वाला एक आदमी बंदूक लेकर उनकी मदद के लिए निकल पड़ता है।